हम जान रहे थे झांसी के इतिहास के बारे में। 1627 ईस्वी में जब शाहजहां दिल्ली की गद्दी पर बैठा तब वीर सिंह देव ने फिर से लूटमार शुरू कर दी। जब प्रजा उसके अत्याचार से बहुत दुखी हो गई तब शाहजहां ने उनकी जागीर जब्त कर ली। उस समय से सन 1707 तक झांसी प्रांत दिल्ली के अधीन रहा। सन 1707 में जब बहादुर शाह गद्दी पर बैठा तब झांसी का परगना छत्रसाल को जागीर में मिला। छत्रसाल पंवार राजपूत था। उनकी राजधानी पन्ना थी। उसके पिता का नाम चंपत राय था। छत्रसाल स्वधर्म अभिमानी और बहुत शूरवीर राजा था। उन्होंने बुंदेलखंड राज्य बहुत अच्छी तरह चलाया। उनके कामों से उनकी सारी प्रजा संतुष्ट थी। मालवा के सूबेदार और इलाहाबाद के नवाब मोहम्मद खान बंगम समय समय पर छत्रसाल को तंग किया करते थे। एक बार मालवा के सूबेदार ने उनको कर देने के लिए लिखा और यह भी कहला भेजा कि यदि तुम कर देना स्वीकार नहीं करोगे तो हमें युद्ध करना पड़ेगा। जिसके उत्तर में छत्रसाल के कटु और घृष्टता के वाक्य सुनकर मालवा के सूबेदार ने गुस्सा होकर युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। परंतु छत्रसाल से अकेले लड़कर जीतना आसान नहीं था। इसलिए यह सोचकर उसने अपनी सहायता के लिए मोहम्मद खान बंगस को बुला लिया। उधर बादशाह से भी सहायता के लिए विनती की गई। मोहम्मद खान का साथ और बादशाह की पूरी सहायता पाकर सूबेदार युद्ध के लिए आ पहुंचा। इधर छत्रसाल ने भी महाराष्ट्र के राजा श्रीमान छत्रपति साहू जी महाराज के प्रधानमंत्री बाजीराव पेशवा को अपनी सहायता के लिए लिखा। जिसके उत्तर में बाजीराव ने लिखा कि हम धर्म रक्षा के लिए पूरी तरह आपकी सहायता करेंगे। आप तो खुद वीर हैं। आप अकेले ही दिल्ली की बादशाहत को तहस नहस कर सकते हैं। बाजीराव पेशवा महाराज छत्रपति साहू जी से अनुमति लेकर अपनी सारी सेना लेकर बुंदेलखंड की ओर चल दिए और लगभग 21-22 दिनों में वे बुंदेलखंड जा पहुंचे। कई दिनों तक लड़ाई करने के बाद शाही सेना और मोहम्मद खान बंगस ने जब देखा कि मराठों से मुकाबला करने का मतलब जानबूझकर काल के गाल में जाना है, तब उन्होंने सुलह कर ली। सुलह हो जाने पर छत्रसाल ने बाजीराव से पन्ना में मुलाकात की। छत्रसाल ने बहुत भक्तिभाव के साथ उनका स्वागत किया। बुंदेल के राजा छत्रसाल ने अपने राज्य का कुछ भाग बाजीराव को दे दिया। इतना देने पर भी छत्रसाल को संतोष नहीं हुआ। उसने मरते समय अपने राज्य के 3 भाग किए और बाजीराव को पुत्र के समान मानकर 1 करोड़ आय का 1 भाग उन्हें जागीर में दे दिया। बाजीराव ने इस भाग के 3 हिस्से करके 3 सूबेदार नियुक्त किया। पहला हिस्सा, जिसमें सागर, गुलसराय और जालौन इत्यादि थे, उस पर गोविंद पंत बुंदेला को नियुक्त किया। छत्रसाल के 2 पुत्र थे, जगतराज देव और हरदेव। इसी कारण उन्होंने अपने राज्य के 3 हिस्से किए और उसमें से 1 बाजीराव को दिया। गोविंद पंत बुंदेला पानीपत की लड़ाई में नजीब खान रुहेले के हाथों मारे गया। उनके 2 पुत्र थे, जिन्होंने कुछ दिनों तक कालपी में राज्य किया। लाख का इलाका उनके अधिकार में दिया। दूसरा हिस्सा बांदा और कालपी प्रांत 40 लाख का शमशेर बहादुर को दिया। बाकी 20 लाख रुपए का झांसी प्रांत नारोशंकर मोतीवाले के अधीन हुआ। इस प्रकार 3 सूबेदार नियुक्त करके बाजीराव दक्षिण में चले गए। सन 1756 ईस्वी में झांसी के पूर्वाधिकारी गुसाइयों ने राजविद्रोह कर सूबेदार को अपने अधीन कर लिया। बाजीराव के पास एक यवन वेश्या थी जिसका नाम मस्तानी था। उसे बाजीराव का एक पुत्र हुआ जिसका नाम शमशेर बहादुर रखा गया। बांदा और कालपी का इलाका इसी शमशेर बहादुर के अधीन किया गया। सन 1816 तक उसी के वंशज को अधीन रहा। सन 1817 ईस्वी में बांदा का राज्य अंग्रेज सरकार ने अपने राज्य में मिला लिया और उसके बदले में 4 लाख सालाना पेंशन नियत कर दी।
शमशेर बहादुर के वंशज पेशवाई के समय के इतिहास को पढ़ने पर भी यह साफ पता चलता है कि झांसी की सूबेदारी पर सबसे पहले गंगाधर पंत नियुक्त हुए और बाद में गोविंद पंत बुंदेला। उनके बाद सन 1742 ईस्वी में नरोशंकर सूबेदार नियुक्त होकर आए। सन 1757 में पेशवा ने नरोशंकर को वापस बुलाकर महादाजी गोविंद को भेजा। उन्होंने रुहेलखंड को भी अपने अधिकार में कर लिया। वे वहां केवल 2 वर्षों तक रहे। उनके बाद रघुनाथ हरि नेवालकर सूबेदार होकर आए। सन 1857 ईस्वी तक इन्हीं के वंशज झांसी में राज्य करते रहे। पहले कुछ दिनों तक इनके वंशज के लोग पेशवाओं के कुछ कुछ अधीन रहे, परंतु कुछ दिनों के बाद वे बिल्कुल स्वाधीन राजा हो गए। पेशवा को पता चला, तब उन्होंने रघुनाथ हरि नेवलाकर नामक एक बुद्धिमान और बहादुर पुरुष को झांसी का सूबेदार नियुक्त करके दक्षिण से बुंदेलखंड भेजा। रघुनाथ हरि ने झांसी में आकर गुसाइयों का मान मर्दन किया। पेशवाओं ने झांसी में फिर से अपने शासन को अच्छी तरह स्थापित किया। जब यह समाचार पेशवा को पुणे में पता चला तो उन्होंने खुश होकर झांसी के सूबेदारी रघुनाथ हरि को वंश परंपरा के लिए दे दी। गुसाइयों के शरण में आने पर रघुनाथ हरि ने उसे 10,000 की जागीर वंश परंपरा के लिए दी। रघुनाथ हरि ने झांसी के स्थायी सूबेदार होने पर बुंदेलों से राज्य की रक्षा के लिए बहुत सारी सेना भी इकट्ठी कर ली। जिन गुसाइयों ने पहले गदर मचाया था उनके 4 मठ अनंत, आभात, आखात और नागा थे। इसमें से हर मठ में 1,000 आदमी रहते थे और हर आदमी को भोजन के लिए 4-4 रुपए मासिक मिलते थे। उन लोगों से केवल इतना काम ही लिया जाता था कि जब कभी लड़ाइयों में जरूरत होती थी तब वे गुसाइयों की सहायता करते थे। रघुनाथ हरि ने अपनी बुद्धि, बल और कौशल से इन सबको तितर बितर करके सारी जगह झांसी प्रांत में मिला ली। बुंदेलखंड में महाराष्ट्रियों की राज्य मर्यादा बढ़ाने में रघुनाथ हरि के भाई लक्ष्मण राव और शिवराम भाऊ ने बहुत सहायता की। यही रघुनाथ हरि लक्ष्मीबाई के भृतृ वंश के मूल पुरुष हैं। इन्होंने बुंदेलखंड में महाराष्ट्रियों की विजय पताका फहराकर यह सिद्ध कर दिया कि मराठों में कितना धर्माभिमान और तेजस्विता है। रघुनाथ हरि ने जब वृद्धावस्था के कारण अपना बल और पराक्रम कम होते देखा तब उन्होंने अपने भाई शिवराम भाऊ को झांसी की सूबेदारी दे दी और खुद काशी जाकर ईश्वर चिंतन में मग्न हो गए। वे वहां 1796 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए। उस समय पूना में पेशवा की गद्दी पर बाजीराव द्वितीय बैठे हुए थे। उनके शासन काल में सारे महाराष्ट्र में अव्यवस्था और अंधेरा हो रहा था। सारे मराठा सरदार स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे थे। इस परिस्थिति से अंग्रेजों ने भी काफी फायदा उठाने की कोशिश की। लेक साहब ने झांसी के सूबेदार शिवराम भाऊ और अंग्रेज सरकार में एक नई संधि स्थापित हुई। 6 फरवरी सन 1804 को हुए संधि पत्र में यह लिखा गया कि शिवराम भाऊ और अंग्रेजी सरकार मित्र हैं। संकट के समय उन्हें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। इनकी मित्रता को देखकर बुंदेलखंड के दूसरे राजा भी अंग्रेजी सरकार के आश्रय में रहने की इच्छा प्रकट करने लगे। वास्तव में इन्हीं के समय में ब्रिटिश राज्य की जड़ बहुत मजबूत हुई। शिवराम भाऊ के 3 पुत्र कृष्णा राव, रघुनाथ राव, गंगाधर राव थे। उनके बाद कृष्णा राव के पुत्र रामचंद्र राव झांसी के सूबेदारी पर नियत हुए। रामचंद्र राव के बालक होने के कारण उनकी मां सखुबाई और झांसी के पुराने राजमंत्री गोपाल राव राज्य का काम चलाते थे। सखुबाई बहुत क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। रामचंद्र राव जब राज्य का कार्य खुद देखने के योग्य हुए तब उन्होंने सारा कार्य स्वतंत्र रूप से अपने हाथों में ले लिया। उनकी मां के मन को यह अपने हाथ से राज्य का अधिकार चला जाना और पुत्र का स्वतंत्र होना अच्छा नहीं लगा और वे अपने पुत्र को नष्ट करने के लिए और राज्य का काम खुद चलाने
अनेक प्रकार के उपाय सोचने लगे। रामचंद्र राव को पानी में तैरने का बहुत शौक था और वे कभी कभी लक्ष्मी ताल पर इसलिए जाया करते थे। उनकी माँ को जब कोई उपाय नहीं सूझा तब उन्होंने लक्ष्मी ताल में गुप्त तरीके से भाले गड़वा दिए, परंतु रामचंद्र राव भाग्यवश बच गए। लालू कोदलकर नामक एक स्वामी भक्त सेवक ने इसे पाप समझकर रामचंद्र राव को पूरा भेद बता दिया। रामचंद्र राव ने इस उपकार के बदले उसे पुरस्कार दिया, परंतु जब सखूबाई को पता चला कि उसके पाप का भाड़ा फूट गया तब उसने क्रोधित होकर उस स्वामी भक्त सेवक को धोखे से मरवा डाला। रामचंद्र राव बहुत ही सरल स्वभाव के आदमी थे। मां के इस अन्याय को देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, परंतु झांसी दरबार के राजमंत्रियों से यह दुष्कर्म देखकर रहा नहीं गया। उन्होंने सखूबाई को इस नीच काम के बदले जीवन भर के लिए कैद कर लिया। जिस समय रामचंद्र राव की कम उम्र के कारण उनकी मां सखूबाई और राजमंत्री गोपाल राव के हाथ में झांसी का राज्यभार था, उस समय पूना के दरबार में द्वितीय बाजीराव के भ्रष्ट और अनीतिपूर्ण व्यवहार से बहुत गड़बड़ पैदा हो गई थी। पेशवाई के सारे अधिकार धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथ में चले जा रहे थे। 13 जून सन 1871 ईस्वी को पेशवा द्वितीय बाजीराव ने अंग्रेजों से संधि कर ली। उसके द्वारा बुंदेलखंड का सारा अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिया गया। इस नए अधिकार को स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने झांसी के सूबेदार बालक रामचंद्र राव के साथ नई संधि कर ली। रामचंद्र राव की ओर से उनके मंत्री गोपाल राव और अंग्रेजों की ओर से जान वाहुचप ने 17 नवंबर सन 1817 ईस्वी को सिपरी की छावनी में संधि पत्र लिखा। इस संधि पत्र के अनुसार अंग्रेजी सरकार ने झांसी का राज्य रामचंद्र राव को वंश परंपरा के लिए अपनी ओर से दे दिया। सन 1835 ईस्वी में रामचंद्र राव की मृत्यु के बाद उनकी कोई संतान न होने के कारण कृष्णराव नामक एक बालक गोद लिया गया, परंतु उस दत्तक पुत्र को शास्त्रों के अनुकूल ना समझकर झांसी दरबार ने शिवराम भाऊ के दूसरे पुत्र रघुनाथ राव को झांसी के पॉलिटिकल एजेंट बेगबी की अनुमति से गद्दी पर बैठा दिया। रघुनाथ राव दुर्व्यसनी और अत्याचारी थे। उसके समय में राज्य की आमदनी बहुत कम हो गई थी और प्रजा को बहुत दुख भोगना पड़ रहा था। यह देखकर अंग्रेजी सरकार ने सन 1837 में झांसी राज्य की व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। सन 1838 में रघुनाथ राव की मृत्यु हो गई। उनके मरने पर गद्दी के 4 अधिकारी पाए गए। पहला गंगाधर राव, दूसरा रामचंद्र का दत्तक पुत्र कृष्णा राव, तीसरा रघुनाथ राव का दासी पुत्र अली बहादुर और चौथा रघुनाथ राव की पत्नी। यह तय करने के लिए झांसी की गद्दी पर किसे बैठाया जाए, अंग्रेजी सरकार ने एक कमीशन नियुक्त किया, जिसके 3 सदस्य ग्वालियर के रेजिडेंट लेफ्टिनेंट स्पीयर्स, साइमन फ्रेजर और कैंटन डी रॉस थे। इस कमीशन ने यह तय किया कि शिवराम भाऊ के पुत्र गंगाधर राव के अलावा और कोई दूसरा निकट संबंधी वारिस नहीं हो सकता। गंगाधर राव गद्दी पर बैठाए गए। यही गंगाधर राव लक्ष्मीबाई के पति थे। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब दूसरे भाग में हम जानेंगे महाराजा गंगाधर राव का शासनकाल। तब तक के लिए धन्यवाद।